हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्यूरपेरियम फीवर, पोस्टपार्टम फीवर या फिर जिसे आप लोग प्रसूति बुखार या फिर सूतिका ज्वर के नाम से भी जानते हैं। प्यूरपेरियम जो है वो डिलीवरी के बाद का वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। तो डिलीवरी के बाद जो 6 वीक्स का पीरियड होता है उसे प्यूरपेरियम बोलते हैं। डिलीवरी के बाद अगर फीवर आता है और उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, तो इसे पोस्टपार्टम फीवर बोलते हैं। इसके कारण क्या है? पोस्टपार्टम जो फीवर है ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ट्रामा। बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी हैं जो इसके डेवलपमेंट का कारण बनते हैं, जैसे कि अगर अनहाइजेनिक तरीके से घर पे डिलीवरी हुई है, पुअर न्यूट्रिशन है, लो सोशियो इकोनॉमिकल पोजीशन है, या फिर बहुत देर तक रप्चर मेम्ब्रेन रहा है किसी का, मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन हुआ है, जो लेबर का टाइम है वो बहुत लंबा चला है, डायबिटीज, ओबेसिटी, एनीमिया, ये सारे जो हैं वो इसके कारण हो सकते हैं। एक-एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ीवर का कारण होता है और मोस्ट कॉमन कॉज़ जो डिलीवरी के बाद होता है वो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है। दूध बहुत ज़्यादा भरने की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस और स्वेलिंग होने लगती है, और ये जो है डिलीवरी के कुछ ही दिन के अंदर होता है और मैक्सिमम दोनों ब्रेस्ट के जो दोनों साइड के ब्रेस्ट हैं उनको अफ़ेक्ट करता है। इस केस में जो फ़ीवर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रेयरली ही जाता है। क्रैक्ड निप्पल की वजह से कभी-कभी जो पैथोजेन हैं वो ब्रेस्ट के अंदर इन्वेड कर जाते हैं और फिर मास्टाइटिस हो जाती है। कुछ केसेस में पस का फॉर्मेशन होने लगता है, एब्सेस बन जाता है। तो ऐसे केस में जो फ़ीवर है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फ़ीवर आता है और पेशेंट को राइगर भी आता है साथ में। इस कंडीशन में ज़्यादातर एक ही ब्रेस्ट अफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट जो कॉज़ है फ़ीवर का, यूट्राइन इन्फेक्शन। ऐसे में जो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट के पैथोजन हैं, सर्विक्स और वेजाना में जो पैथोजन प्रेजेंट है वो यूट्रस तक एक्सटेंड कर जाते हैं। ये सबसे पहले यूट्रस को अफेक्ट करते हैं। इस कंडीशन को एंडोमायोमेट्राइटिस बोलते हैं। धीरे धीरे ये ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और आसपास के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी अफेक्ट करने लगते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में मेट्राइटिस विद पेल्विक सेलुलाइटिस बोलते हैं। इस केस को प्यूरपेरल सेप्सिस भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को राइगर के साथ फीवर आता है, पेट में दर्द होता है, टेंडरनेस होता है, फॉल स्मेलिंग लॉकिया, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन, यानी कि डिलीवरी के बाद जो यूट्रस का साइज़ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और ऐसा प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोलॉन्ग लेबर, या फिर अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा है, मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन हुआ हो, तो ऐसे केस में देखने को मिलता है। पोस्ट जो सिजेरियन सेक्शन है उसमें वुंड में इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर होता है। ये जो इन्फेक्शन है वो सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। फीवर के साथ पेशेंट के पीठ में बहुत दर्द होता है। जो सर्जिकल साइट है जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। यूरिन करने में दर्द होता है और जो इंसिजन साइट है वहाँ से क्लियर या फिर रेडिश लिक्विड भी आ सकता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पोस्टपार्टम फीवर का एक कॉमन कॉज है। इसमें फीवर के साथ पेशेंट को यूरिन करने में दर्द और जलन होता है, क्लाउडी यूरिन होता है, पेट में दर्द होता है और साथ में जो यूरिन हो रहा है उसमें स्मेल भी आती है। ऐसा मैक्सिमम तब देखा जाता है जब पेशेंट का मल्टीपल कैथेटराइजेशन हुआ हो या फिर मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन हुआ हो। पेरिनियल और एपिज़ोटोमी जो वुंड होता है उसमें इन्फेक्शन के कारण भी फीवर आता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर आपको हेड टू टो पूरा चेक करती हैं और इन्फेक्शन का जो कारण है उसका पता लगाने का कोशिश करती हैं कि सोर्स क्या है इन्फेक्शन का, क्यों फीवर आ रहा है। आपके वाइटल्स को चेक किया जाता है, बीपी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, और ये आपको पूरा चेक किया जाता है। जैसे ब्रेस्ट को चेक किया जाता है कि किसी तरह का एब्सेस या फिर एनगॉर्जमेंट तो नहीं हो रहा है। यूट्रस को चेक किया जाता है, टेंडरनेस तो नहीं, एब्डोमेन में किसी तरह का टेंडरनेस तो नहीं है, जेनिटल एरिया में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करती हैं।
पेल्विक एग्जामिनेशन करके जेनिटल ट्रैक्ट से स्वैब से सैंपल लेते हैं और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। डॉक्टर आपसे डिलीवरी की पूरी हिस्ट्री ले सकती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन कब रप्चर हुआ था, डिलीवरी का जो प्रोसेस था वो कितनी देर तक चला था, कितनी बार आपका एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया था, डिलीवरी करने में किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था या नहीं, सुचरिंग हुई थी या नहीं हुई थी, डिलीवरी के दौरान या उसके बाद ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी पूछते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं थी, पीपीएस तो नहीं था। तो ये सारी हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं। आपका ब्लड कल्चर भेजा जाता है कि इसमें काउंट कितना है, इसको पता लगा सकें। ब्लड सीआरपी के लिए भी भेजते हैं, इसके साथ यूरिन टेस्ट भेजते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये पता करने के लिए किसी तरह का रिटर्न प्रोडक्ट तो नहीं है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कॉज है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। यूटीआई के केस में कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। एंडोमेट्राइटिस के केस में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में मल्टीपल जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको कवर करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अगर आपके जो इंसिजन है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, इंसिजन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो सिंपल एंटीबायोटिक देते हैं। डीप इन्फेक्शन है तो फिर उसको कट करके ड्रेन करते हैं ओपन करके और दोबारा रिसुचरिंग की जाती है। ब्रेस्ट में मेस्टाइटिस अगर है तो फिर सिंपली एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन अगर पस का फॉर्मेशन हो गया है तो फिर ऐसे केस में ओपन करके उसे ड्रेन करते हैं। सेप्सिस के केस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो फिर ऐसे केस में पहले डीएनसी करके प्लेसेंटा को निकाला जाता है और उसके बाद एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपके जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हैं वो करते हैं। अगर वुंड इन्फेक्शन या फिर मेस्टाइटिस का केस है तो ऐसे में आइस पैक अप्लाई करने से भी आपको पेन में रिलीफ मिलता है। ट्रीटमेंट के साथ आप रेस्ट करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो प्रिवेंशन मैक्सिमम चीज़ें तो हॉस्पिटल पे डिपेंड करती हैं कि वो बार-बार आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन ना करें, मेम्ब्रेन बहुत देर तक रप्चर है तो फिर डिलीवरी का जो डिसीजन है वो जल्दी लें, बहुत ज़्यादा लेबर को लंबा ना करें। तो ये चीज़ें तो हॉस्पिटल पे डिपेंड करती हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहे हों। डॉक्टर इसको अच्छे से मैनेज भी करते हैं। आप क्या कर सकती हैं, आपको बस रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, जैसे कि अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर सुचरिंग जो भी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, इसमें जो रिकवरी है वो अच्छी नहीं होती है और आपको इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है। डिलीवरी कराते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अनहाइजीनिक तरीके से घर पे डिलीवरी नहीं कराना है, किसी भी अच्छे सेंटर पे डिलीवरी कराएं जहाँ हाइजीन का ध्यान रखा जाता हो। अपनी एपिज़ोटोमी जो स्टिचेस हैं उसको या फिर जो अगर सर्जरी हुई है तो सर्जिकल साइट को क्लीन रखना है और हाइजीन का ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद जितनी केयर बच्चे की जाती है उतनी केयर की ज़रूरत माँ को भी होती है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।